कौन सी मेन पॉइंट थी जिसने आपको देश के लिए संकल्पबद्ध होकर के आईपीएस सर्व करने का मौका दिया? सेवा से ज्यादा अच्छा शायद सेटिस्फैक्शन कहीं। आपका एक मैसेज एस्पायरेंट्स को जिससे वो अपनी इंटीग्रिटी नस्ल। आप जब सिविल सर्विस में आ रहे हो, पैसे के लिए आ रहे हो, तो मैं जरूर कहना चाहूंगी नहीं ही आना है। बहुत सारे बच्चे आज की डेट में ना पढ़ाई करते करते वो बिल्कुल हेल्थ को निग्लेक्ट करते हैं। मैंने भी देखा है, चाहे कितना भी बड़ा अफसर बन जाए, कितना बड़ा सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन जाए, जी यदि हेल्थ नहीं है यार, सब सारी चीजें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गए हैं। आज के जो यूथ को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि डिस्ट्रक्शन में भी आगे बढ़ रहा है। क्या बात है। ड्रग्स का चलन भी बहुत बढ़ गया सर। स्कूल से लेकर कॉलेज में। इस उम्र में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है पुलिस से। करेक्ट। और व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस कि होम गार्ड कितनी इंपॉर्टेंट डिफेंस लाइन उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट को मैनेज करना? सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और दिल से आप सब लोगों का अभिनंदन है एक बारी फिर से द उज्जवल शो। ये भी कुछ खास है एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर उज्जवल शो। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है और खासकर सारे के सारे जितने भी आईएएस एंड आईपीएस एस्पायरेंट्स हैं। आई हैव समबडी विद मी जो कि बहुत खास है और खास इसलिए है क्योंकि 1990 बैच के बहुत सुंदर तरीके से अपनी चीजों को करते हुए एक डायनेमिक आईपीएस ऑफिसर, डायरेक्टर जनरल करंटली सर्विंग इन दी होमगार्ड ऑफ लखनऊ। सबसे मजे की बात यह है कि ये भी आईआईटीएन है और आईआईटीएन के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है वन ऑफ द फर्स्ट पुलिस ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश जिन्होंने पॉलिसी मैनेजमेंट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स से he has done his masters as well। तो वो कहते हैं कि इतना सारा ज्ञान और नॉलेज देने के बाद फिर भी देश को समर्पित करना ये बहुत सुंदर बात है जिसमें आपको नेशनलिज्म भी दिखता है, पेट्रियोटिज्म भी दिखता है और साथ में वो इंटेलेक्ट भी दिखता है। तो मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा यार दिल से बच्चों के लिए कुछ करते हैं, तो मतलब मेरे बहुत अजीज हैं, तो हमने कहा चलो बच्चों के लिए कुछ करते हैं। सो डेडिकेटेड टू ऑल IPS IAS aspirants, enjoy the podcast। जो सवाल हो कमेंट में लिख देना। enjoy the podcast। सर जय हिंद, थैंक यू सो मच। पहले तो आपका सबने समय दिया, वेलकम वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। आपने आज ये कन्वर्सेशन रखा, हम लोग बातचीत करेंगे और जैसा आपने कहा कि जर्नी सभी की होती है और जर्नी में जब हम आगे बढ़ते हैं जी तो कई मोमेंट्स आते हैं जहां पर कि आपको गाइडेंस की आवश्यकता होती है, आपको सहारा मिलता है। कई जगह ऐसे आते हैं जहां पर कि एक दो मोड़ नहीं कई मोड़ दिखते हैं। ठीक बात। और कहाँ कैसे जाना है उसको भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप कौन सा रास्ता अपना चुके हैं। राइट। तो जहां तक एस्पिरेंट्स की बात है, आज के यूथ्स की बात है जी, तो हमारा आपका कन्वर्सेशन मैं जरूर करना चाहूंगा कि मैं अपने एग्जाम्पल से और उनके हिसाब से जो कुछ हो सकेगा मैं जरूर बताऊंगा। नहीं सर, क्या क्या किया जा सकता है और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। उद्देश्य इसलिए है कि सर क्योंकि प्रेरणा वहीं से आती है जिसने हाथ जलाया। वो कहते हैं जिस तन लागे उस तन जाने। अच्छा, सबसे पहले सर कुछ भी स्पेसिफिक क्वेश्चन और चीजों को समझने से पहले बड़ी जल्दी से, आप भी बड़े वाराणसी से आपने सफर शुरू करा, पिताजी आपके किसान रहे, बड़ी हम्बल आपकी बिगिनिंग रही, तो पहले आप जल्दी से अगर टाइट कि मतलब आपकी बिगिनिंग कहाँ से हुई और वो कौन सा टर्निंग पॉइंट बना और वो कौन सी मेन पॉइंट थी जिसने आपको इतने टॉप संस्थान तक टच करने के बाद भी देश के लिए संकल्पबद्ध होकर के आईपीएस सर्व करने का मौका दिया? आप यदि बात करते हो तो मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से आता हूँ। जी, पहले हमारा जिला वाराणसी था, बाद में चंदौली। राइट। और ये बिहार के बॉर्डर पर शायद वन ऑफ द बहुत ही बैकवर्ड एरिया जी बहुत हुआ करता था। अभी भी काफी हद तक डेवलपमेंट, सारी सुविधाएं भी उस समय तो एकदम ही नहीं पहुंच पाती थी, अब काफी अच्छी तरह हुआ। जी। और आपको विश्वास नहीं होगा कि आपने कहा कि मैं हार्वर्ड तक पढ़ा हूँ। हाँ जी।
तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने जब पढ़ाई शुरू किया था, जो प्राइमरी स्कूल था, जी, उसमें हम लोग पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल होता होगा जी ऐसा। वो समय था जब हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक तो पेड़ के नीचे ही बाहर बैठ के पढ़ते थे जी। 2 कमरे थे जिसमें कि 4th या 5th अच्छा, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये अच्छा होता था कि जब बरसात होती थी तो पूरा रेनी डे होता था, तो बाहर आप पढ़ ही नहीं सकते थे, तो होता था। इवन 6th 7th 8th में भी हम लोग उस समय कुछ झोपड़ी टाइप बन गया था वहाँ पे, और 1-2 क्लासेज उसमें भी थे, तो लेकिन हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे। बहुत, तो पेड़ के नीचे पढ़ते हुए वहाँ से हमने फिर इंटरमीडिएट किया उत्तर प्रदेश में, क्वींस कॉलेज वाराणसी में। हमारे फादर को बहुत शौक था, वो शायद पढ़ नहीं पाए थे बहुत अच्छी तरह से उस गांव में, तो उनको बहुत शौक था कि मेरा बेटा पढ़े, अच्छी अच्छा पढ़े। होता है। तो वो उनको शौक था, तो उन्होंने कहा कि हम जो है जी, जैसे भी करके, हालांकि खेती बाड़ी में बहुत ही जानते हैं, करेक्ट, खेती बाड़ी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे भी करके हम उसको पढ़ाएंगे। तो स्कॉलरशिप भी मिल गई थी मुझे, बहुत बढ़िया। क्योंकि 8वीं का बोर्ड हुआ था, तो उस समय हमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मैंने सेकंड क्या बात है, बहुत सुंदर। तो उनको इनकरेजमेंट मिला। फिर मैं 9th 10th तो वहीं पढ़ा, लेकिन 11th 12th में उन्होंने मुझे शहर में भेजा, और काफी वहां भी मुश्किल रहती है। नए आप जब जाते हो शहर में जी, तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, और उस समय हमें खाना भी बनाना पड़ता था, खाना भी पड़ता था, तो एक ही होता सारे काम करने। तो उसके बाद बीच में वेवरिंग हुई थी मेरी भी। अच्छा जी, इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि फिर से वापस ही गांव वाले स्कूल में पढ़ लेते हैं, मतलब हर नॉर्मल बच्चे की तरह जैसा होता है। लेकिन फादर ने कहा कि नहीं, वहां गए हो तो और सीखो। और उस समय तो हम लोग को कुछ मालूम नहीं होता था कि इंजीनियरिंग क्या होती है और कैसे होता है। एक वेग आइडिया के साथ शहर में पढ़ने गए, वहां जाके थोड़ी थोड़ी सारी चीजें पता चली। IIT होता है, और IIT में आप समझ सकते हैं कि IIT में इंग्लिश मीडियम में एग्जाम हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो शायद कई लैंग्वेजेस में हो गया है, जी, हिंदी में भी हो गया है, लेकिन उस समय तो इंग्लिश में पढ़ा, तो इंग्लिश का पेपर भी होता था और सारा एग्जाम भी इंग्लिश लैंग्वेज में होता था। तो एक वो भी बड़ा चैलेंज था कि हम लोग पूरी हिंदी मीडियम से पढ़े थे, तो अंग्रेजी आनी चाहिए। और जो क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे वो भी गवर्नमेंट स्कूल था, तो वहां भी हिंदी में पढ़ाई होती। राइट। तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना, करेक्ट। लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें करना है, देखना है। तो वहां पढ़ाई किया हमने इंटरमीडिएट में, और अच्छी पढ़ाई का ये परिणाम रहा कि वहां रहते हुए, क्वींस कॉलेज में रहते हुए, हमने पूरी यूपी बोर्ड में 2nd पोजीशन। बहुत बढ़िया, क्या बात है। फिर वहां से तभी उसी समय IIT में भी एडमिशन हो गया। फिर इसके बाद मैंने IIT में एडमिशन लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आपका मन नहीं बना कि यार आप अच्छे संस्थान से कर लिया? हाँ, वो अच्छा था, आप सही करें। तो मैंने वहाँ बनारस यूनिवर्सिटी में IIT BHU, वहां से मैंने बीटेक किया, फिर एमटेक करने के लिए IIT दिल्ली चले गए। जी। लेकिन एक मन में था, और पेरेंट्स का भी मन था कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। अच्छा। तो वहां से फिर तैयारी शुरू किया। ओके। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बाद फिर यहाँ पर 1990 में क्वालिफाई किया, फिर हमने उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वाइन किया। वेरी नाइस। तो ये सर हार्वर्ड तक का कहाँ से रुचि बनी? उसके बाद फिर से यहाँ पर आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, यहाँ पर तो मैं 10 जिलों में SSP, SSP जो कहते हैं कि पुलिस चीफ के रूप में काम किया। मेरठ, सहारनपुर, आजमगढ़ जैसे रेंज में हमने DIG रेंज के रूप में काम किया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चला गया, वहां पर इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, करेक्ट, और सशस्त्र सीमा बल SSB, और एयर इंडिया पब्लिक सेक्टर थी, अब तो प्राइवेट चली गई थी। उस समय मैं CVO और डायरेक्टर सिक्योरिटी देता था। तो वहां से फिर हमने सोचा कि अब जो है हम थोड़ा सा बड़ा मैनेजमेंट का भी डाइवर्स एक्सपीरियंस ले लिया है, मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना है। क्योंकि हायर साइड में जब आप हायर पोजीशन में जाते हो तो मैनेजमेंट के लिए, तो फिर वहां से मैंने, एक तो गवर्नमेंट चैनल होता है, दूसरा होता है कि आप खुद
कॉम्पिटिटिव वहाँ पे एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पे करके मैंने आई अर्न स्कॉलरशिप, अदरवाइज तो जाते हैं बहुत महंगा है। तो सिंगापुर और हार्वर्ड का कंबाइंड प्रोग्राम था, मास्टर इन पब्लिक मैनेजमेंट। वेरी नाइस। तो मैंने 6 महीने सिंगापुर में था और 6 महीने हार्वर्ड में था, एंड देन आई अर्न माय डिग्री एज मास्टर इन पब्लिक मैनेजमेंट। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। तो आपको कभी भी मतलब जनरली क्या होता है, आपने जब ये आईपीएस के करा तो आप आईपीएस के लिए डेस्टाइन्ड थे, या जैसे अधिकतर एस्पायरेंट्स का होता है कि जी आईएएस नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बेसिकली आप एग्जाम देते हो, क्वालिफाई करते हो, उसके आधार पर जहाँ मेरिट होती है, जो आप सारी चीजें रहती है, उस तरह से आपको अलॉट हो जाता है। एंड इट इज माय होम कार्डर, यू गेट अ होम कार्डर of in civil services, all India services, was a dream thing. So I got it and I grabbed it and I'm serving here. Great. अच्छा सर, एक जनरल, क्योंकि एस्पायरेंट्स के लिए डिवोटेड चीज है। देखिए क्या होता है, आपके समय में आपने 1990 बैच में करा, तब और आज में बहुत सारी परिस्थितियां, लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत हो चुके हैं। आपके टाइम पे जब हम देखते हैं, इवन जैसे हम अपने भी बड़े बुजुर्गों को देखते हैं, हम अपने फादर को देखते हैं और लोगों को देखते हैं, या आपके एज की जो इतने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा सुंदर काम करा है, उनके पर ना समय में परिस्थितियां ऐसी थी कि मेहनत करनी पड़ती थी, उनकी एक विल पावर थी। आईएएस जैसी परीक्षा जो है, या यूपीएससी का जब हम बात करते हैं, सिविल सर्विसेज, वो अपने आप में एक विल पावर की जर्नी है। आज के लाइफस्टाइल में यंगस्टर्स की वैसे ही विल पावर बड़ी डाउन है। तो एज करी तो आपने 90 में, बट मैं आपको कहूंगा, मैं आज के पर्सोना में आपको रख करके कहूंगा, व्हाट you feel as a civil service aspirant, क्या मंत्र है कि आदमी उस पर्टिकुलर जर्नी पे लगा रहा है जिसने डेस्टाइन्ड और डिटरमाइंड किया कि जी मुझे बन के निकलना है, और इतना सरल नहीं। देखिए, ये जो आपने कहा कि उस समय मेहनत करना आसान था, अभी मेहनत करना आसान नहीं है, ये सब मुझे जहां तक लगता है कि हमेशा एक जनरेशन जो है आगे पीछे कुछ न कुछ बोलती रहती है जी। पुराने वालों को हमेशा लगता है कि नए वाले जो है लेस सीरियस हैं और हम बड़े अच्छे थे। क्या बात है, आपने इतनी सुंदर बात कर। सिंड्रोम लगा रहता है, लेकिन मेरा अपना मानना है जी कि आज के डेट में यूथ के पास चैलेंजेस और ज्यादा है। करेक्ट। डिस्ट्रैक्शन और ज्यादा है। यस। बहुत सारी चीजें जो है हमारे समय में जो नहीं हुआ करती थी, आज डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और जहां तक अभी जो नए लड़के आ रहे हैं, इंट्रैक्शन हर साल होता है, आते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, Yes. They are very focused. Right. तो चाहे तब का जनरेशन हो, चाहे अब का जनरेशन हो, या आने वाली जनरेशन हो, जी, आपको मैं दावे के साथ, कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि बिना हार्डवर्क के, बिना डेडिकेशन के, बिना फोकस के, राइट, आप जीवन में अचीव नहीं कर सकते। There is no shortcut. There is no shortcut. आप नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, उसके लिए अलग बात है, लेकिन जब आप डिस्टिंग्विश्ड लाइफ जीना चाहते हैं, करेक्ट, जब आप समाज को कुछ देना चाहते हैं, राइट, अपने साथ साथ आप ऐसा करना चाहते हैं कि लोग आपको अनुकरणीय के रूप में देखें, जी, फॉलो, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप तो आज के डेट में भी हमारे जितने क्वालिफाई कर रहे हैं, राइट, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। करेक्ट। जो भी एस्पिरेंट्स की जो बात आपने कहा, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज, चाहे उसमें जो भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, डिफरेंट तरह की कई सर्विसेज प्लेटफॉर्म है सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसमें भी आपको जाना है तो आपको हार्डवर्क करना चाहिए। और दूसरी बात, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आपको अपॉर्चुनिटी इमेंस है। करेक्ट। नंबर 1, एक तो आपको आम जनता के लिए काम करने का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, यस, ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। राइट। आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा होगा। राइट। आप जब भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस में, अभी जब आप रिकॉल करते हो पुलिस सर्विस को, आपने क्या क्या काम किया, तो आपको एक अंदर से सेटिस्फैक्शन आता है, आपको एक अकम्प्लिशमेंट आता है कि आपने, आपका रोजी रोटी तो सभी को कमाना है, आप इस दुनिया में आए हैं, तो ये तो तय है कि आपको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको ह्यूमैनिटी की सेवा करने के लिए, विशेष रूप से जो डाउन ट्रॉडन है, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको ऊपर उठाने में या उनकी इमीडिएट मदद करने में जितना
एम्पावरमेंट इन सर्विसेज में है जी, उतना इंडिया में मुझे नहीं लगता किसी भी। दैट इज वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये आपने बात तो सर बिल्कुल सटीक बोली है कि बिल्कुल ही एम्पावर्ड है। बट एक चीज, क्योंकि मैं खुद व्यक्तिगत जैसे यूथ के साथ बहुत इंटरेक्ट करता हूँ, तो मेजर परसेंटेज में से आज की डेट में अगर आप देखें ना, फिर सिविल सर्विसेज का रुझान बड़ा तेज हो चुका है। बीच में एक समय आया था बट अभी फिर तेज है। जब मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ और उसमें एस्पायरेंट्स होते हैं तो बड़े कम होते हैं जिनका ये फोकस होता है जी मुझे सेवा करनी है। अभी जो देखा गया कि बड़े सारे एस्पायरेंट्स क्यों सिविल सर्विस की तरह बढ़े, उनको कहीं ना कहीं अब जो दिखता है वो दिखता है कि यार प्रेशर तो हर जगह है, कहां पर नहीं है। जैसा आपने कहा कोई जॉब कर लो, आप जितने मर्जी बड़े ओहदे पे चले जाओ। तो उसने कहा कि प्रेशर है बट प्रेशर के साथ वो सम्मान नहीं है, वो लेवल की रिस्पेक्ट नहीं है। तो बड़े सारे लोग सिविल सर्विस को अब इस अपॉर्चुनिटी से देखते हैं कि भाई यू गेट अ यूनिफॉर्म, यू गेट अ रिस्पेक्ट, यू गेट अ गुड पर्क्स, यू गेट अ गुड मनी, यू गेट एवरीथिंग, और फिर साथ में सेवा हो भी गई तो और बढ़िया। तो आपको लगता है कि ये माइंडसेट इज राइट टू बिकम एन एस्पायरेंट? ये माइंडसेट अगर है, देखिए माइंडसेट परिस्थितियों से, आसपास के इन्वायरमेंट से बनता है जी। ठीक है, हमारा ये देश जिस लेवल पर पहुंच चुका है उसमें एक माइंडसेट तो बन ही सकता है कि सब सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है, लेट अस एंजॉय इट। करेक्ट। भाई हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की समझ वही स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम चल रहा था। करेक्ट। तो उस समय माइंडसेट ये था कि हमें आजादी लेनी है, हाँ, अपने भविष्य की सुधारना है, बिल्कुल फ्यूचर जनरेशन के लिए काम करना है। उसमें लड़ाई लड़े, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की और उसके बाद फिर एक डेवलपमेंट का फेज आया। तो एक वो भी जनरेशन था कि हमारे लोगों ने ऐसा किया, अब देश को आगे बढ़ाना है। करेक्ट। तो अब देश भी आगे बढ़ा, काफी हद तक बहुत सारी चीजें अच्छी हुई। तो एक नॉर्मल माइंडसेट हो सकता है कि भाई हो गया, आपका घर में तो प्रॉस्पेरिटी आती है तो आपका क्या माइंडसेट होगा कि हम थोड़ा सा और फैलाएं और थोड़ा अच्छा करें। तो ये इट इज राइट थिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह से भी सोचना चाहिए कि बहुत अच्छा है, बहुत नाम है, बहुत नक्शा है, बहुत इज्जत है, बहुत पैशन है बहुत सारी चीजें हैं इस सर्विस में, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है। ये भी आपको सभी को समझना चाहिए। लेकिन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ लॉट्स ऑफ वर्क, हार्ड वर्क, जो सेटिस्फैक्शन है आपको काम करने का, आप किसी माइंडसेट भले आए जी, लेकिन जब आप काम करना शुरू करते हो, राइट, देखिए वो अट्रैक्ट वही करती हैं कि आपकी नीली बत्ती की गाड़ी, बिल्कुल ठीक है ना, सैल्यूट, रेस्पेक्ट, राइट, आम जनता किस तरह से देखती है, बिल्कुल सही बात, समाज में आपकी इज्जत, करेक्ट, आप जो ही होते हो तो दुनिया भर के लोग आपको बधाई देने आते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें तो अपनी जगह पर है, होना भी चाहिए, एस्पिरेशन होना भी चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं जरूर एस्पिरेंट्स को कहना चाहूंगा कि थोड़ा हार्डवर्क आपका जरूर लगेगा, लेकिन उसके बाद जब आप सर्विस में आते हो तो जिस तरह के काम आप करते हो, जिस तरह के काम करने का आपको अवसर मिलता है जी, शायद और कहीं नहीं मिलता है। अग्रीड। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपका एक माइंडसेट बनता है। अभी आप यूथफुल हैं तो उनका एक सोचने का नजरिया अलग होता है, हम लोग को सोचने का नजरिया कुछ अलग था। लेकिन जो आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, थोड़ा सीरियसनेस आती है, तो ये लगता है कि इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। करेक्ट। तो ये आज के डेट में जब मैं कि फैग एंड ऑफ करियर है, मैं जरूर कहना चाहूंगा आई एम वेरी सेटिस्फाइड पर्सन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नए जो लड़के हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए कि सेवा करने का भी एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है, और सेवा से ज्यादा अच्छा शायद सेटिस्फैक्शन कहीं भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये तो बात एब्सोल्युटली करेक्ट है। और आपने तो इतनी बढ़िया अनुकूल बच्चों के लाइफ, करंट जनरेशन के साथ उनपे मोहर लगा दी। बट इसमें ऑन अ वेरी सिंसियर नोट, क्या होता है कि सिविल सर्विस आपने जैसे कहा एक बहुत जिम्मेवारी की ये पोस्ट है, मतलब आप बहुत बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, लाइक एनी अदर फोर्सेस। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर बच्चा, जहाँ आजकल लोगों के इंटीग्रिटी और मॉरल वैल्यूज उतने स्ट्रांग नहीं है, बहुत जल्दी लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या है कि जहां बच्चा कोई इस एस्पायरेशन से आता है कि यार यहाँ पर तो पावर है, नाम है, पैसा है,
तो कहीं ना कहीं जब उसको ऐसा मौका मिलता है सर्विस में आने के बाद जहां उसको अपनी खुद की इंटीग्रिटी को स्टेक पे लगा कर कुछ करना होता है तो स्लिप भी कर जाता है। एंड देन वी लिसन टू सच थिंग्स आल्सो। तो उसमें आपका एक मैसेज एस्पायरेंट्स को जिससे वो अपनी इंटीग्रिटी ना स्लिप करे। नहीं, देखो, जीवन में किसी को भी हर चीज नहीं मिलता है, ये तो बहुत क्लैरिटी के साथ है। हाँ, आप इज्जत और करप्शन दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, बिल्कुल नहीं चल सकती। और आप जब सिविल सर्विस में आ रहे हो, पैसे के लिए आ रहे हो, तो मैं जरूर कहना चाहूंगी नहीं ही आना चाहिए। करेक्ट, बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि फिर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की सर्विसेज नहीं है कि जो आप आकर के, यदि आप मेंटल इंटीग्रिटी के साथ नहीं आ रहे हो, इस सर्विस में नहीं आना चाहिए। आई स्ट्रांगली डिस्करेज। एट द सेम टाइम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं IIT हूं एक तरह से, और मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मल्टीनेशनल से लेकर बहुत बड़े बिजनेस भी किया है, ह्यूज मनी आल्सो। लेकिन मैं किसी से अपने आप को किसी स्टैंडर्ड में कम नहीं पाता। एब्सोल्युटली। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स यू इनफ, और क्या चाहिए आपको? आपको घर मिलता है, करेक्ट, आपको रिजनेबल बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, राइट, और उसको आप क्वांटिफाई मनी टर्म्स में नहीं कभी भी नहीं कर सकते। यस, तो वो सारी चीजें कभी भी दिमाग में ये रखना ही नहीं चाहिए। और ये देश जो है हमारे आपके इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये सर्विसेज इंडिविजुअल के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं है। इस तरह से कोई सोचता है, तो मेरा अपना मानना है कि वो डिसऑनेस्ट। राइट, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो प्लेस ऑफ द डिसऑनेस्ट पीपल हैविंग द डाउटफुल इंटीग्रिटी। राइट, ऐसे लोगों का मुझे लगता है कि इधर की ओर अनावश्यक रूप से उनको आना नहीं चाहिए। They should go somewhere else। दूसरी बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि मैंने भी देख लिया, ऐसा है कि जब आप सर्विस में आते हो तो क्रॉस सेक्शन में आप स्टैटिस्टिकल है, कुछ लोग इस तरह के माइंडसेट बिल्कुल आते हैं और आ भी जाते हैं। हाँ। मैंने उनको फ्लरिश होते हुए नहीं देखा। मतलब कहीं ना आगे पतन होगा ही होगा, पतन होगा और बड़े बुरे कंडीशन में फंसते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वो बात आप कहीं भी अपने फैमिली की बात कर रहे हैं, फैमिली में आप यदि आपकी इंटीग्रिटी ठीक नहीं है, आपका जीवन ठीक नहीं चल सकता है। बिल्कुल ठीक। आपके समाज में इंटीग्रिटी ठीक नहीं है तो आपका जीवन ठीक नहीं चल सकता। सर्विस में इंटीग्रिटी नहीं है तो आपका जीवन ठीक नहीं चल सकता, चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो या प्राइवेट सर्विस हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये सारी चीजें जो आपने कहा, इस तरह की बातें दिमाग में सोचना भी नहीं, आपने बहुत आई बिलीव यू हैव सेड इट सो नाइसली एंड सो ब्लंटली कि अगर ये थॉट प्रोसेस है तो देन इट इज नॉट योर कप ऑफ टी। मतलब ये बहुत एकदम क्लैरिटी के साथ, बहुत 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 बढ़िया। और किसी को भी मैं बहुत सारे टॉपर IAS ऑफिसर्स को जेल में देखा है, जा करके उनको जेल उनको हो गई तो मिलने जाकर देखा है, बहुत ही बुरा कंडीशन होता है। हाँ, ठीक बात। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात मैं कह सकता हूं आपके माध्यम से, कोई डूब के पानी नहीं पी सकता। ठीक बात है। What you are, you will be known immediately, और particularly in services में immediately खो जाओगे, immediate आप रेड अलर्ट में आ जाओगे। बिल्कुल ठीक बात। तो वो उस तरह का कोई नहीं करना चाहिए। हाँ, एट द सेम टाइम जरूर मैं कहना चाहूंगा कि शायद आपको, मैं इन्वर्टेड का मैं बता सकता हूँ, शायद आपको यदि आपका इंक्लिनेशन है जनता के साथ काम करने का, पब्लिक के लिए काम करने का, पब्लिक गुड बढ़ाने का, तो शायद ही कोई इस जीवन में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो इंडियन सिविल सर्विसेज का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सर्टेनली, वेरी नाइस, वेरी। अच्छा सर, एक आपका अनुभव स्पेसिफिक केस में बहुत बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो बड़े 2 टायर 3 टायर सिटी और हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, एक मन में आशा, ड्रीम लेके मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, उसमें कैटेगरी आती है एस्पायरेंट्स की जहां पर क्या होता है कि उसकी घर की अवस्था बहुत हम्बल है, और जैसे आपके भी केस में फादर साहब ने, आपके फादर ने आपको भेजा क्वींस तक पढ़ने के लिए और उन्होंने इस चीजों को मैनेज करा। लोगों की बहुत खराब स्थिति होती है, वो भेजते हैं, अब वो तैयारी करते हैं, तैयारी करी नहीं हुआ, फिर अटेम्प्ट करा नहीं हुआ, एक पॉइंट आता है, वो डिसीजन का पॉइंट होता है कि जी घर की परिस्थिति भी बहुत टाइट है और हो भी नहीं रहा।
आपका अनुभव क्या कहता है, व्हाट इज द राइट डिसीजन एट दिस पॉइंट? लगे रहो या कुछ और साथ में लो? नहीं, देखिए कई चीजें आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है जी। जैसे कि आप मेरा एग्जाम्पल ले जी जी। तो मैं एक काम ये भी कर सकता था कि इंटरमीडिएट के बाद फटाफट मैं जो है 2 साल 2.5 साल में जो है बीए करके और सिविल सर्विस की तैयारी कर। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैंने बीटेक किया, 4 साल का बीटेक किया, फिर एमटेक करते हुए मैंने तैयारी की। क्यों किया ये? ताकि एक आपके पास फॉल बैक ऑप्शन रहे। ओह राइट। तो आपको जीवन में थोड़ा सा आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, उसको क्या अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी देखना पड़ेगा। और आप देखो सिविल सर्विसेज का सक्सेस रेशियो वेरी बहुत ही कम होती है। आप हार्डली साल भर में 700-800 लोग 900 लोग सेलेक्ट होते हैं। करेक्ट। बाकी 5-6 लाख लोग तो रिजेक्ट ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो मैं ये कहूंगा जो एस्पिरेंट्स हैं उनको अपना पोटेंशियल भी थोड़ा असेस करके ही आगे बढ़ना चाहिए। राइट 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 राइट। और साइड बाय साइड भी अपने आप को थोड़ा सिक्योर जरूर करना चाहिए जी। सिविल सर्विसेज के साथ साथ प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज भी होती है, बैंक एग्जाम भी होते हैं। करेक्ट। बहुत सारे और सारे एसएसबी के एग्जाम होते हैं, तो वो भी अपने हिसाब से थोड़ा सा देख करके ही चलना चाहिए। मतलब प्रैक्टिकली हाँ देखिए आइडियोलॉजिकली ठीक है, आप बात समझ सकते हो कि हाँ मेरा हो जाना चाहिए, मेहनत भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन आपका मेहनत अपनी जगह पर, दूसरा भी मेहनत कितना कर रहा है, वो कितना टैलेंटेड है, तो ये कंपटीशन है, तो आपको थोड़ी आइडिया जरूर लगनी चाहिए, आपका अपना असेसमेंट भी होना चाहिए। तो एक रियलिस्टिक असेसमेंट पर चलना चाहिए। करेक्ट। मेरा अपना मानना है कि अपनी टैलेंट स्पॉटिंग होनी चाहिए। आप कैसा एग्जाम कर रहे हो, कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, फॉल बैक ऑप्शन क्या है, उन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात है कि सिविल सर्विसेज एक चीज तो जरूर बता देती है कि आप अच्छी तरह तैयारी करो तो ठीक है, आप यदि सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो तो सिविल सर्विसेज यदि कर जाते हो तो वो बहुत अच्छा है, नहीं भी करते हो तो भी आपको एक स्ट्रीम लाइन आपकी पर्सनैलिटी को, आपके जीवन को कर देता है, और आप फिर किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हो जी, तो अच्छा कर सकते हो। और ये कोई फाइनलिटी नहीं है। ये आपने सर इतनी सुंदर बात बोली, क्योंकि मैं इसलिए एहसास कर सकता हूँ क्योंकि मैंने आर्म फोर्सेस के लिए चीजों को कराया, और एसएसबी सेम ये चीज है। तो जो आदमी एसएसबी दे देता है, ना भी सिलेक्ट हो, तो वो सौभाग्य से लाइफ में पर्सनालिटी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर एक अगर मैं 3-4 चीजों को खोलूं, एक सेल्फ प्रिपरेशन, दूसरा कोचिंग, तीसरा मेंटल आदमी का स्टेमिना और मेंटल बैलेंस, इन तीनों को अगर आंकलन करें फॉर मेकिंग द गेम शो हैपन, यानी कि आदमी सिविल सर्विस को नॉक कर दे और परीक्षा, तीनों का आपको लगता है क्रोनोलॉजी में बात करें किसका सबसे ज्यादा महत्व है, किसका कितना है और किसका कितना है? तीनों का। देखिए ये इस पर तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आपका पर्सनल अनुभव नहीं, इस पर तो हमारा कहना भी ठीक नहीं है जी। बेसिकली मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैं अपना हाँ आप अपना ही अपना आपका ही सर बिल्कुल। हाँ जैसे कि मैंने बताया कि क्वींस कॉलेज में पढ़ता था जी। अब मैं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो आप भी कह लें, जब भी जिस भी क्लास में रहा मैं हमेशा फर्स्ट रहता था, छोटा क्लास हो बड़ा क्लास हो, जनरली फर्स्ट रहता था। मेरा एम लेकिन होता था कि मैं हायर लेवल पर टॉप करूं, बिल्कुल जैसे कि उत्तर प्रदेश बोर्ड में टॉप करूं। करेक्ट। तो एक बात यही आती थी कि आपस में जब बातें करते हैं, किसी से बातें करते हैं, तो बोलते कि यार तुम उत्तर प्रदेश में कैसे टॉप करे, क्वींस कॉलेज में एक कॉलेज है, ऐसे ऐसे तू 75 जिलों में या उस जितने भी जिले थे उसमें हर में 1-2 कॉलेज ऐसे होंगे, वहां पर हर जगह पर मान लो स्कूल में भी माना तुम इसके अपने सेक्शन के टॉपर हो, तो यहाँ 4 सेक्शन है, हर सेक्शन में यहाँ भी कई टॉपर हैं, ठीक है, और पूरे इस तरह से देखा जाए तो आप कैसे कर सकते हो। तो मेरा एक ही बात होती थी कि यार देखो वो तो मैं नहीं जानता हूँ, मेरा एक मानना था कि ये जो है जो टॉपर होता है उसके 85% नंबर होते हैं, ठीक है, 85% नंबर लाने के लिए मुझे हर सब्जेक्ट में अपना जोड़ दिया कि मुझे 90, 70 इतना लाना है,
जाइए। मैं पेपर देख रहा हूँ हाँ। और ये मैं समझ रहा हूँ कि मैं जो है करूंगा तो इतना नंबर ला सकता हूँ। ठीक बात। तो बाकी क्या होगा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उससे मेरा मतलब नहीं है। सेल्फ आंकलन। मेरा मानना यह है कि मैं जो है इसमें इतना इतना नंबर ला दूंगा, बाकी पोजीशन आती है तो नहीं आती है तो ये मेरा काम नहीं है। व्हाट आई वांट टू से, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो पेड़ जो है, पेड़ के हर एक पत्तियों को जा करके पानी देने से कोई फायदा है नहीं। करेक्ट। जड़ को पानी दो। बिल्कुल ठीक है। बहुत सही। जड़ को पानी दो तो अपने आप ही सारी पत्तियां लहलाएंगी। तो मेरा अपना मानना है कि एग्जाम को देखो, उसके पेपर को देखो, उसका आकलन देखो, उसकी तैयारी करो। ठीक है। बाकी अब वो तैयारी कैसे फुलफिल होती है, स्वयं कर सकते हो तो स्वयं कर लो। बहुत सुंदर। किसी के एड की जरूरत हो तो किसी की एड की जरूरत कर लो। कहीं पर जो चीज समझ में नहीं आती वहां जाकर के जहां पर अच्छी तरह से किया जाता है वहां कर लो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले नहीं कर पा रहे हो, ग्रुप में कर सकते हो तो ग्रुप में कर सकते हो। नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि बेसिकली आपको, आपके पास टारगेट है, आपके पास पेपर मिल जाएंगे, पूरा नेम है, बिल्कुल अवेलेबल है। उसको पढ़ के देखो कि कहाँ स्टैंड करते हो और उसको ठीक करने के लिए तुम्हें जरूरत क्या है। बहुत सुंदर। आपने इतना बढ़िया स्कीमा दिया कि पेपर पिक करो, अपना सेल्फ आंकलन करो और उसको कैसे बराबर कर सकते। नहीं, इसके तो बड़े सारे केसेस हैं जहां पर लोगों ने सेल्फ स्टडी से भी क्लियर करा है, ऐसे केसेस हैं जिन्होंने कोचिंग से भी करा है, और ऐसे भी जिन्होंने 2-2 3 कोचिंग लेके भी नहीं किया। बेसिकली मैंने बताया ना जी कि मैं अपनी बात बता सकता हूँ। मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे इससे मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ये पेपर है, इस पेपर में मैं 90 नंबर लाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। बस ठीक है, ऐसे ऐसे करके मेरा नंबर पता लग गया कि तो अपना हो जाएगा, अपना हो जाएगा, मेरा इतना नंबर आएगा। रैंक क्या आती है वो हम ऊपर वाले ऊपर छोड़ से आएगा। ठीक है। तो हमको ये देखना, हाँ यदि आपको लगता है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग, मान लो आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो लो ना, एड लो। ठीक है। एड कैसे लेना है, मेंटरशिप। किसी को मेंटरशिप से काम चल जाएगा, किसी को 1-to-1 से काम चलेगा, किसी को क्लास से काम चलेगा, किसी को इंटरनेट से निकाल कर काम चलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो जहां से भी सुविधाजनक हो वहीं से आपके लिए जो अफोर्डेबल हो। कई बार सुविधाजनक अफोर्डेबिलिटी में अंतर हो जाता है। जो अफोर्डेबल हो वो करो। मेहनत तो आपको करनी है, करना आपको फाइनली है। कैसे उसको आप अचीव करते हो वो उसके लिए, इसमें एक जनरलाइज जो आपने पूछा, कोई भी नहीं दे रहा, और जो भी देता है इस तरह का सजेशन, मेरा अपना मानना वो गलत है। बिल्कुल ठीक। बेसिकली आपको खुद को असेस करना है, अपनी खुद की जर्नी है, उसको आपको देखना है। कहां से एड मिलना है वो भी आपको डिसाइड करना है, या अपने मेंटर को थ्रू डिसाइड कराओ, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। बहुत सुंदर। अच्छा, आपको क्या लगता है पर्सनली, आपका पर्सनल ओपिनियन, बहुत सारे बच्चे होते हैं बड़ी जबरदस्त मेहनत करते हैं और उनका ये सेल्फ आंकलन होता है यार हम कर जाएंगे, बट नहीं होता। आपको क्या लगता है कि सिविल सर्विस के अंदर कितने % मेहनत, स्ट्रैटेजी सब काम करती है और कितने % भागी काम करता है? हाँ या ना, भागी करता है? देखिए, ये बात जो है, नहीं मतलब भागी करता है नहीं, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन, मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन का बहुत ही स्पेसिफिक आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भाग्य और ये सारी चीजें योद्धा के लिए लागू नहीं होती। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, कर्म भूमि में नहीं लागू ही नहीं होती। बहुत सुंदर। और भाग्य को तो जो यूथ होता है ना, जी जी जी, वो पकड़ के चल सकता है। बहुत सुंदर। उसको बदल सकता है, बिल्कुल, धाराएं बदल सकता है। बिल्कुल। ये सारे जो आप जो लक फैक्टर की बात करते हैं जी, ये तो बात की बात है। ये तो आपके कर्म की मोड़ सकती है। कर्म तो उस समय एनर्जी इतनी हाई होती है कि भाग्य के तो कोई बात पीछे की बात है। मेरा अपना मानना है कि आप अपने आप को असेस करिए। बहुत सुंदर। अपने आप को आगे बढ़ने के लिए हौसला रखिए जी, मेहनत करिए। मिलना न मिलना अपनी जगह पर सही है। मैं गीता की जो बात है वो आपने बात करी भाग्य की, तो इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कई लोग इसका इंटरप्रिटेशन बहुत उल्टे सीधे ढंग से करते हैं। मैं बच्चों के लिए, आपके लिए भी, मैं अपनी जो इंटरप्रिटेशन है वो मैं कहते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो, ऐसा
हाँ। गीता में कहा गया है। यही तो ये इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं, इंटरप्रिटेशन यही कहते हैं। हाँ यही कहते हैं। लेकिन मेरा अपना माने ये कहाँ कहा गया है? कभी भी नहीं कहा गया। हाँ बिल्कुल सही है। कहा क्या गया है? कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म में ही है, आउटकम में नहीं है। तुम्हारा अधिकार है, ये नहीं कि आउटकम की इच्छा मत करो, ये कहीं नहीं लिखा गया। तुम्हारे कंट्रोल में कंट्रोल है, तुम्हारे कंट्रोल में कर्म ही करना है, आउटकम पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, कंट्रोल नहीं है। व्हाट डू यू मीन? यदि मैथमेटिकली देखा जाए तो आउटकम का जो फंक्शन है ना, वो बहुत सारे वेरिएबल्स पर डिपेंड है। बिल्कुल है, एक नहीं, 1000 वेरिएबल पर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी मेहनत कितनी है, राइट। पेपर में आता क्या है, जो पढ़ के गए वही आ रहा है कि कोई दूसरा आ रहा है? पेपर के समय माइंडसेट कैसा है? माइंडसेट में लिख तो दिया बहुत अच्छा है, अब वो जाता है एग्जामिनर के पास, एग्जामिनर का माइंडसेट उस समय कैसा है? यदि घर से एग्जामिनर अपनी पत्नी से लड़के आया है तो कितना भी अच्छा लिख दो, ठीक बात है, वो थोड़ा भी एक चीज पाएगा, कुछ भी गड़बड़ पाया तो बोले कि ये तो बहुत ही बेकार है। ठीक है, उसके बच्चे का मान लो कहीं पर कंपटीशन में नहीं हुआ है तो वो क्रिटिकल हो जाएगा। बिल्कुल। और मान लो कोई एग्जामिनर है जिसके बच्चे का IIT में हो गया है, सिविल सर्विस में हो गया है, पत्नी ने अच्छा खाना बना के भेजा है, लाइफ में बहुत खुश है, तो वो क्या देखते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, तुरंत के नंबर आप जा। एग्जाम्पल, हाँ ये वेरिएबल्स है सारे। कई बार ऐसा होता है कि आपका एग्जामिनर में वो लिखा है कि 58 और वो उसमें जब आप ट्रांसफर हो रहा है आपकी लिस्ट पर वो 48 की सिर्फ लिख दिया। वो भी कभी कभी आपका, मैं कह रहा हूँ कि इतने वेरिएबल्स हैं, राइट। आपका आउटकम जो है आपके अधिकार में नहीं, कंट्रोल में नहीं। तो जो आपने कहा भाग्य, तो भाग्य तो इसका कोई जगह ही नहीं है। मैं समझता, आप तो काम करते जाओ, फिर एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। आप यदि मेहनत करते जाओगे तो आपको निश्चित रूप से कहीं न कहीं सफलता मिलेगी। और यदि नहीं मिलनी है सफलता, यदि आप भाग्य पे इतना भरोसा कर रहे हो, तो हो सकता है कि मेरा अपना मानना है कि स्काई इज द लिमिट। भाग्य ने इससे बेहतर कुछ और रखा। यस, बिल्कुल, स्काई इज द लिमिट। करेक्ट। तो किसी भी चीज को, चाहे सिविल सर्विस हो या जीवन में किसी भी चीज को अल्टीमेट मत मानो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई भी चीज अल्टीमेट नहीं है। आज जो चीज आपको बहुत अच्छी लग रही है, जो नहीं मिलने पर आपको परेशानी हो रही है, हो सकता है कि वही आगे आने वाले बड़े सक्सेस की पहली सीढ़ी हो। आपने जो बोला है ना सर, ये तो आपने मेरी जर्नी बोल दी है। मेरे को तो सारी क्लीन चिट होने के बाद आई साइड में माइक्रो आ गया, एयरफोर्स नहीं कर पाया, तो उस समय तो लगा छूट गया, बट दैट हैज कम लाइक अ ग्रेट थिंग। मतलब जो एग्जैक्टली आप बोल रहे हैं, और मैं समझता हूँ आपने बड़ा सटीक करके एक बड़ी अच्छी चीज करी, क्योंकि बड़े सारे IAS एस्पायरेंट्स एक पॉइंट के बाद, या IPS एस्पायरेंट्स, सिविल सर्विस वाले हतोत्साहित होकर के ना, मतलब आखिरी में भाग्य को दोष के लिए ढूंढते हैं। तो आपने उस बात को, ये बड़ा सुंदर था, फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ चित्त करना कि भाई भाग्य आपके हाथ में नहीं है, उसका पॉइंट नहीं है, उसको बात नहीं है। जो आपका एफर्ट है वही कर सकते हो, बिल्कुल आपका पार्ट है वही कर सकते हो। और जीवन में कोई भी चीज अल्टीमेट नहीं है, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। आपके मन में अच्छाई है, आपके हार्ड वर्क है आपके साथ, और आप संघर्ष करने के लिए तैयार हो, आपके पास एनर्जी है, तो स्काई इज द लिमिट। ग्रेट, आप कहीं भी पहुंच सकते हो, कैसे भी पहुंच। एक सब छोटी सी चीज है उस पे, क्योंकि आपकी वही बात है, फिर अगेन आपकी तरफ से उस पे जाएगा। बहुत सारे बच्चे आज की डेट में ना पढ़ाई करते करते वो फोकस तो होते हैं, तो क्या यार दिन और रात समय नहीं है, भाई चल रही है 12-12 16-16 घंटे, वो बिल्कुल हेल्थ को निग्लेक्ट कर देते हैं। नो फिजिकल, नथिंग इज बीइंग डन। तो वो कहीं ना कहीं आप अपने सपने के चक्कर में तो लगे हैं, बट वो बैकफायर करता है। और जहां तक देखा जाए तो थोड़ा सा हेल्थ डिवोट करने में अगर करे आदमी, तो आदमी और एनर्जाइज हो जाता है। तो उस पे योर वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एंड योर मैसेज। देखिए, आपने बहुत ही बड़ी बात कहा है। मेरा अपना मानना है कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर हेल्थ। ग्रेट, वेरी नाइस। इस जीवन में चाहे आप कुछ भी बन जाओ, बिल्कुल सही बात। मैंने भी देखा है, चाहे कितना भी बड़ा अफसर बन जाए, कितना बड़ा सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन जाए जी, चाहे बिजनेसमैन बन जाए, यदि हेल्थ नहीं है आपकी, सब बेकार, तो सारी चीजें बेकार है। तो ये जरूर ध्यान दें, अपने सारे एस्पिरेंट्स को भी कहूंगा
कि अपने वर्कआउट पर और उस पर जरूर ध्यान दें। हाँ, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो हेल्थ थोड़ा निगलेक्ट तो हो सकता है, बट नॉट बियॉन्ड द पॉइंट। पर्टिकुलरली जो फास्ट फूड्स और ये सारी चीजें, ओबेसिटी, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको किसी तरह समय पता नहीं चलता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिना अच्छे स्वास्थ्य के ये सारे कंपटीशन में आप कर भी नहीं पाओगे। ये भी बहुत मतलब करेक्ट, आपकी एनर्जीज खुद ही नहीं, जब तक एनर्जी नहीं रहेगी, राइट, जब तक आपका एनर्जी लेवल हाई नहीं रहेगा, ये कंपटीशन में आप नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से, फॉर एनी रीजन, डोंट नेग्लेक्ट हेल्थ। दैट इज द वेरी पॉइंट। वेरी ट्रू, वेरी नाइस सर। अच्छा सर, एक जब हम अधिकांश बच्चों का प्रिपरेशन में जो लगे हैं, अटूट तरीके से लगे हैं, तो अधिकतर ऐसा देखा गया है कि आजकल वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन जाती है, एंड फ्रस्ट्रेशन, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए बड़े टेम्परेरी चीजों का यूज करते हैं। मैंने बहुत सारे एस्पायरेंट्स को देखा है, दे स्टार्ट इनटू इंटॉक्सिकेशन, जिसका सबसे सरल तरीका वो हम कॉर्पोरेट में देखते हैं, सेल्स टीम के अंदर। तो कॉर्पोरेट वाले होते हैं, मैं तो अपने सेल्स वालों को भी पकड़ लेता हूँ, सिगरेट पीना शुरू करते हैं। फिर लोग सिगरेट से भी कुछ नहीं समझते, तो वो एक स्टेप और आगे चले जाते हैं। उससे कहीं ना कहीं हेल्थ तो है ही है, बट आपने इंटॉक्सिकेशन में पड़ गए। तो आपके अनुभव से, क्योंकि आपका भी अपना परिश्रम रहा है, ऑब्वियसली मैसेज तो है कि ये नहीं करना चाहिए, बट क्या कोई आपका विकल्प है जो आपने अपने अनुभव की, अपने प्रिपरेशन के दौरान, जिससे आदमी आज की इस चीज में डिरेल ना और वो बंधा रहे? देखिए, जैसे आपने कहा कि शुरू में मैंने कहा था डिस्ट्रैक्शंस आर वेरी हाई। बिल्कुल है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं। आज के जो यूथ को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि इस डिस्ट्रैक्शन में भी आगे बढ़ रहा है। क्या बात है। तो डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है। तो ये आपकी जो बात कर रहे हैं, दबे जुबान से कह रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से एज ए पुलिस ऑफिसर भी बताता हूँ, ड्रग्स का चलन भी बहुत बढ़ गया सर। स्कूल से लेकर कॉलेज में बढ़ गया है, और ये डेफिनेटली आने वाली भावी पीढ़ी को बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। राइट, तो इधर की ओर तो एकदम ही दिमाग न लगाना है, न ये तो कहना ही क्या है। ये तो जो चीज सॉलिड दिखता है उसको तो कुछ, उसका तो कोई आर्गुमेंट की तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। करेक्ट। जहां तक डिप्रेशन की बात है, तो जब एस्पिरेशन बढ़ते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहते हैं, तो डिप्रेशन में जाने के चांसेस भी बढ़ते हैं। राइट, फैमिली इंटरेक्शन काफी कम हो गए हैं, उसका भी एक नुकसान हो रहा है। फैमिली इंटरेक्शन, माँ बाप बहुत ज्यादा वर्किंग है और इंटरेक्शन कम है, तो बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसको हो जाता है, तो सिगरेट या शराब की लत पड़ने की चांसेस रहते हैं। मेरा अपना मानना है कि नहीं जाना चाहिए। माँ बाप को भी मुझे लगता है कि बच्चों को शुरू से योगा और मेडिटेशन की ओर थोड़ा उनको प्रवृत्त करना चाहिए, राइट फ्रॉम बिगिनिंग। रिलीज करना है तो वो इन्हीं को यूज करना है। मेडिटेशन इज द बेस्ट, आई थिंक, किसी भी तरह का। यदि आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या किसी तरह का एंजाइटी हो रही है, तो मेडिटेशन से अच्छा तो आप, हमारे जो भारतीय जीवन पद्धति में इतना अनमोल रतन है, करेक्ट, उसमें उससे अच्छा तो कुछ नहीं है जी। तो पेरेंट्स को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, और जो ग्रोन अप स्टूडेंट्स हैं वो भी चाहें तो उनको किसी न किसी माध्यम से मेडिटेशन को अपनाना चाहिए। आपके साथ ऐसा हुआ था जब आप अपनी तैयारी कर रहे थे, का आपको कोई ऐसा वाक्य याद हो जो आपको, जिसने बड़ा तंग करा था और आपके लिए भटकाव था? कोई ऐसा आपको एनेक्डोट याद आ रहा? मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों के बेली में फायर था। हमारा उद्देश्य ही एक ही था कि हमें क्रैक करना है। हम तो बहुत ही हम्बल, जिसे मैंने बताया कि बहुत ही लोएस्ट बैकग्राउंड से आए थे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, मतलब डू और डाई वाली की सिचुएशन थी, करना है ऐसा डिटर्मिनेशन था। राइट, ठीक है। तो लेकिन हाँ, आसपास के लोगों को मैंने देखा था जी, विशेष रूप से अभी जो मैं IIT दिल्ली में था, JNU कैंपस भी जाते थे, वहां भी कई साल की तैयारी करते थे। तो इस उम्र में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स का। बिल्कुल सही, मतलब जो सबसे ज्यादा रुइन करता है, करेक्ट, और जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो वही वाला रहता है जी। कई अच्छे लोगों को मैंने डिरेल होते हुए और रुइन होते हुए देखा है जी। बिल्कुल। तो ये आप कह सकते हो कि ये जो है एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है,
और वो उम्र ही ऐसी रहती है, वो बायोलॉजिकली भी वही उम्र होती है, हर तरह से वही होती है, ईश्वरीय भी जो विधान है उस हिसाब से भी वो सबसे बड़ी बात होती है। तो उस समय थोड़ा सा आपको जो भी उस चक्कर में पड़ता है उसको उबरते भी नहीं दिखा, काफी कम हो जाता है, सक्सेस रेट भी काफी कम हो जाता है। तो उधर की ओर आपको कम करना पड़ेगा। करेक्ट। आपको देखिए कोई भी चीज फिलोसफिकली देखें आप, तो जब भी आगे बढ़ते हो, क्यों नहीं सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। बिल्कुल है जी। तो जब आगे बढ़ता है तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी जिसके कारण बिल्कुल होता है। करेक्ट। तो जब रास्ते की जब डिस्ट्रैक्शन आप छोड़ोगे जी, बहुत सारी चीजें जब त्यागों को छोड़ोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। करेक्ट। ये जीवन का सत्य है। राइट। ये किसी एग्जाम का सत्य नहीं है, जीवन का सत्य है। बिल्कुल। जो डिस्ट्रैक्शन को इवेल्युएट करो और उसको छोड़ने की कोशिश करो, जब छोड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे जी। तो ये मूल मंत्र होना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति को, हर एक यूथ को इसको हर दिन असेस करना चाहिए। करेक्ट। आज का दिन मेरा अच्छा गया या नहीं गया, व्हाट इज द आउटकम, और डे टू डे बेसिस पर करना पड़ेगा। आज मैंने अपने समय का उपयोग ठीक किया है नहीं किया, इवेल्युएट करना चाहिए। राइट। यदि नहीं ठीक किया तो हम क्या कल कैसे इसको सुधार सकते हैं जी। जिसको कहते हैं ना कि पुटिंग अंडर द कारपेट से कभी चीजें ठीक नहीं होती। करेक्ट। गड़बड़ है उसको अंदर चलो उस टाइम में छुप जाता है, होता नहीं है, फाइनली वो चीजें बाहर निकलती है। तो आपको आगे बढ़ना है। वैसे मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, आगे बढ़ना है तो कर्म करना है, सत्कर्म करना है, हार्ड वर्क करना है, आगे बढ़ना है, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन को छोड़ना है। राइट। तो ये सारी चीजें छोड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको सर अपने आपके अपने समय आपने कितने अटेम्प्ट्स में क्रैक करा था फाइनली? फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्या बात है, इतना तो अब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, मतलब आपको क्या लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट वाला कोई लोहा है जो कोई भी कर सकते हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट 169 रैंक थी, सेकंड अटेम्प्ट में 99 रैंक थी, 2 रैंक थी हमारी। वंडरफुल। तो मेहनत किया था तो फिर पीछे, मैंने कहा ना, पीछे नहीं हट गया। करेक्ट। मतलब कन्विक्शन से मेहनत करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉक करेगा। 100%। वेरी नाइस। नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है, सेकंड अटेम्प्ट में हो सकता है, थर्ड अटेम्प्ट में हो सकता है, फोर्थ अटेम्प्ट में हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, उसका कोई मतलब नहीं है जी। कभी भी होना चाहिए। राइट। ठीक है, मानता हूं कई बार कई सारी चीजों की कमी बेसी रहती है, कहीं कोई आपका तैयार नहीं हो पाया, कभी दूसरा कोई तैयार हो गया। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, नहीं करना है, अलग बात है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट मेहनत। बहुत सुंदर सर, थोड़ा सा मतलब बहुत सुंदर एरिया टच कर दिए। आखिरी में कुछ एरियाज, अब आप पूरा का पूरा होमगार्ड को लीड कर रहे हो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स, और लगभग जैसा मेरी आपसे पहले भी बात होती थी 70-75 हज़ार आप बता रहे थे होमगार्ड। तो व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस कि होमगार्ड कितनी इंपॉर्टेंट डिफेंस लाइन है व्हेन इट कम्स टू उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट को मैनेज करने? देखिए, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स देश का सबसे बड़ा होमगार्ड्स का ऑर्गेनाइजेशन है जी, जिसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 1,18,000 से भी ज्यादा है। अच्छा। अभी इसमें 75,000 स्वयंसेवक हमारे पूरे बहुत सुंदर प्रदेश में काम कर रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद हुई थी। अच्छा। और विशेष रूप से इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जब वॉर सिचुएशन होती है, राइट, तो फोर्स और जितना एडमिनिस्ट्रेशन है वो वॉर फुटिंग पर वॉर के अगेंस्ट लड़ जाता है। तो हमारी आम जनता जो है हाई एंड ब्राइट हो जाती है, उसको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। जी। इसीलिए स्वयं सेवकों की स्थापना की गई थी कि ये इनको आर्म्स ट्रेनिंग से लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी ट्रेनिंग से लेकर के, सिक्योरिटी ट्रेनिंग से लेकर के रखा जाए, और ये स्वयं सेवक रहेंगे, और जब भी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो तत्काल आम जनता के साथ मिलकर के काम करेंगे। बहुत सुंदर। उस उद्देश्य के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। आज भी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो एक तो ये पुलिस बल के सहायक के रूप में काम कर रहा है, राइट। आपदा के अंदर बहुत काम कर रहा है। जब भी कोई क्राइसिस होती है, बाढ़ आती है, फेमिन होती है। आपको मैं बता दूं, जब भी कोरोना की महामारी आई थी, राइट,
तो बहुत सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, कहीं बाहर से लोग अपने अपने घरों में आ रहे थे। हमारे होमगार्ड से वॉलंटियर्स ने उनको अपने अपने घरों तक उनको पहुंचाया, तो सेफली पहुंचाना था। जी जी बिल्कुल। कई हमारे होमगार्ड वॉलंटियर्स की इसमें मृत्यु भी हुई है। राइट। तो ऐसे आपदा जब आती है तो होमगार्ड्स की आवश्यकता पड़ती है। अभी महाकुंभ लग रहा है, बिल्कुल जी। महाकुंभ में हमारे 15,000 होमगार्ड के वॉलंटियर्स ट्रैफिक ड्यूटी से लेकर के और श्रद्धालुओं को फैसिलिटेट करने के लिए उनके यदि कहीं किसी तरह से कोई दिक्कत होती है, फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है। अभी 4 दिन पहले कुछ नाविक नाव पलट गई, डूब रहे थे, तो हमारे होमगार्ड के स्वयंसेवक उन्हें रेस्क्यू कराया। वेरी नाइस। तो बहुत बड़ी भूमिका है ट्रैफिक में, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश के हर एक चौराहे पे चले जाइए, हमारे होमगार्ड के जवान ट्रैफिक मैनेज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपातकालीन व्यवस्था यूपी की 112 है, उसमें जितने पायलट्स हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के होमगार्ड के जवान हैं। आज की डेट में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स बहुत बड़ी संख्या में आम जनता की सेवा में लगे हैं। आपातकालीन व्यवस्थाओं से लेकर के, ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर के, मेले त्योहारों को ठीक कराने से लेकर के बहुत सारी मल्टी फेसेटेड ड्यूटी हमारे सिटीजंस को इजीली ट्रांसफर करा सकते। वेरी नाइस। नहीं सर, इट हैज बीन सच अ फैंटास्टिक कन्वर्सेशन। आपने बड़े दिल से, सहजता से, सुंदर तरीके से एस्पायरेंट्स के लिए जो चीज दी, थैंक यू सो मच। एक बार फिर आपने इतना इम्पोर्टेंट अपना समय दिया, और वंस अगेन थैंक यू सो मच। आई बिलीव आप सब लोगों को यू मस्ट हैव लव्ड इट। जो सवाल हो दिल से लिख देना, कैसा लगा कमेंट में डाल देना। सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और ऐसे इंटेलेक्चुअल एंड पीपल हु आर सर्विंग द नेशन उनको ला सके। सर थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।